नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, डिप्टी जेलर की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स की ये जो क्लास है आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस क्लास को मैंने शुरू किया और मैंने कहा था कि अगर आपका सपोर्ट मिला तो हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, और मैंने कहा था डेली मेरी एक क्लास जरूर आएगी, और वैसा हम कर भी रहे हैं, डेली एक क्लास लेकर आ रहे हैं। अगर आप 2 विद्यार्थी भी हैं तो मैं पढ़ाने की क्षमता रखूंगा। मैंने सोच लिया है कि अगर आप कम से कम भी पढ़ते हैं तो मैं पढ़ाऊंगा, और बहुत अच्छे ढंग से हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। निःशुल्क तरीके से मैथ्स को हम इतने अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे कि मैथ्स में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप मेरी क्लास को देखें तो जैसे मान लीजिए आप अनुपात समानुपात को देख रहे हैं, तो इसकी जो पहली क्लास है वो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, उसके बाद ही इन चीजों को यहाँ पर देखें। आज कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए हैं जो महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम से संबंधित है। आपको वन रक्षक में, एमपी पुलिस में या एमपीएसआई कहीं भी इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अनुपात समानुपात में हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास का ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थोड़ी सी स्पेस कम है, जगह कम है, उसकी वजह से मैंने चारों क्वेश्चंस को लिख लिया है, और वजह यहाँ पर जो स्पेस है यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के आंसर को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या वह 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। मेरी एक एडवाइस रहेगी, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, ऐसा प्रश्न पूछा जाए, तो जो अनुपात दिया जाता है उसे 1 से के साथ मानते हुए चले। जैसे कि 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4 और 5 है, तो हम इसे मानते हैं कि ये 3 1 से है, ये 4 1 से है और ये 5 1 से है। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम करना है। फिर क्या वो बोल रहे हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग, सबसे छोटी संख्या 3 है और सबसे बड़ी संख्या 5 1 से है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग यानी 5 और 3 8 1 से। दूसरी संख्या वो 52 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या है 4x यानी 4x प्लस 52 के योग के बराबर है। हमने क्या किया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। हमने केवल इतना काम किया। अब हम क्या करते हैं, ये 4x इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 8x माइनस 4x बराबर 52 यानी 52। 8x में से 4x गया तो 4x बराबर 52, और 4 यहां पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये भागित में चला जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12, x बराबर 13। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या 3 1 से है, तो x बराबर अगर 13 है तो 13 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 में होगा, तो 13 तिया 39 39। यही हमारे प्रश्न का आंसर होने वाला है। एक बार और इत्मीनान से बहुत ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 8 1 से है, इसको हमने जोड़ा, वो दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। 4x हम इधर ले गए माइनस में, जिसमें से 4x आया। 8x में से 4x गया तो यहाँ पर 52, 4 मल्टीप्लाई में था इधर गया तो बटे में, 52 बटे 4 यानी x का मान 13, और सबसे छोटी संख्या पूछती तो 3 x सबसे छोटी संख्या है, 3 गुना 13 यानी 39। यही हमारा आंसर होने वाला है। देखिए, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो मैथ्स की एक खासियत यह है कि मैथ्स को हमेशा जैसा प्रश्न बोला जाता है उसके हिसाब से करते चलना है। अगर हमने हमारा दिमाग अधिक लगाया तो भी समस्या है और कम लगाया तो भी समस्या है। तो हमें क्या करना है, जैसा हमसे प्रश्न पूछा गया है हमें केवल उसके आधार पर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे कि दूसरा प्रश्न देखिए, 1270 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले, तो किसको कितना कितना मिलेगा। अब देखना, एक तरीके से हम समझते हैं। हमने माना ए, बी और सी। ये क्या कह रहे हैं कि ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले। अगर ये बी है तो बी से ए को 30 रुपए ज्यादा मिले, यानी 30 रुपए ज्यादा मिलना चाहिए ए को। फिर क्या बोला जा रहा है, बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले, यानी बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले। यहां पर हम मान लेते हैं 20। अब एक बात समझना, अगर हम मान ले सी का मान x, तो सी से बी को 20 रुपए ज्यादा मिले यानी x प्लस 20। और फिर क्या बोला जा रहा है यहां पर,
बी से ए को 30 रुपए ज्यादा मिले। अब हमारे सामने बी का मान है x प्लस 20, तो x प्लस 20 में अगर हम 30 रुपए और करते हैं, इसका मतलब a को x प्लस 50 रुपए मिले। समझना मेरी बात, ये क्या कह रहे हैं, a को b से 30 रुपए ज्यादा मिले, यानी b का मान जो भी होगा उससे 30 रुपए अधिक मिलेंगे हमारे a को। फिर ये बोल रहा है b को c से 20 रुपए ज्यादा मिले, हमने c का मान x रखा। अगर b को c से 20 रुपए ज्यादा मिले, इसका मतलब x प्लस 20 b का मान होगा। फिर ये कह रहा है कि a को b से 30 रुपए ज्यादा मिले, b का मान x प्लस 20 है तो 30 रुपए ज्यादा, यानी x प्लस 50, 20 में 30 और जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 50। अब देखना 1270 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटना है, यानी इन एबीसी इन तीनों का योग 1270 है, तो इन तीनों को हम जोड़ देते हैं। x प्लस 50 प्लस x प्लस 20 प्लस x बराबर 1270। x और x तीनों मिलकर 3x प्लस 50 और 20 मिलकर हो जाएंगे 70 बराबर 1270। ये 70 प्लस में ही इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यानी 1270 माइनस 70 बराबर, तो 3x बराबर 1200। यहां तक बातें क्लियर है। अब क्या करेंगे, 3x मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 1200 बटे 3, 3 चुक 12, x बराबर 400। x का मान हमारे सामने आ गया 400। अब एक बात समझना, हमारे सामने x का मान आ गया और हमसे पूछा गया है तो किसको कितना कितना मिलेगा। देखिए c का मान x है, यानी c को 400 रुपए मिलेंगे, c को मिल गए 400 रुपए। b का मान x प्लस 20 है, x का मान हमारे सामने है 400 और यहां पर 20 रुपए और अगर हम ऐड करते हैं, यानी b को मिलेगा 420। यहां पर मैं लिख देता हूं 420 b को। c का मान x प्लस 50 है, x का मान है 400 और 50 इसमें ऐड अगर हम करते हैं तो 450 रुपए मिल जाएंगे सी को, सॉरी ए को। तो यही हमसे पूछा गया था कि किसको कितना कितना मिलेगा, यानी सी को मिलेगा 400 रुपए, बी को मिलेगा 420 रुपए और ए को मिलेगा 450 रुपए। करना क्या है, जो हमसे बोला गया है ठीक वैसा ही काम करना है। सी को यानी बी को सी से 20 रुपए ज्यादा मिले हैं तो सी का जो मान रहेगा उसमें 20 ऐड कर देंगे। ए को बी से 30 रुपए ज्यादा मिले हैं तो जो मान रहेगा उसमें 30 ऐड कर देंगे। यही हमारा आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये मैथ्स की क्लास सही लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप कहिएंगे तो वन रक्षक के पहले पहले में एक दिन में 2 क्लास भी आपके लिए लेकर आ सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको भी उतना सपोर्टिव होना पड़ेगा जितना कि मैं आपके लिए तत्पर रह रहा हूं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस कमरे में जितनी गर्मी हो रही है, जिस फिलहाल अभी जो गर्मी का मौसम है और यहाँ पर बंद कमरे में इस वीडियो को यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जितना समर्पण की भावना मैं आपके प्रति दिखा रहा हूं, अगर आप भी उतना दिखाते हैं तो बिल्कुल मैं मैथ्स को आपको इसी वे में सिंपल तरीके से करवा सकता हूं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगर आपको इधर नहीं दिखता तो एक बार समझिएगा। एक व्यक्ति भोजन, किराए और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है। नया अनुपात ज्ञात करें, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, यहां पर एक कोई व्यक्ति है, इसने भोजन, किराए और इसके बाद शिक्षा। समझना, एक व्यक्ति है जिसने भोजन, किराए और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में खर्च किया, 3, 4 और 5 के अनुपात में खर्च किया। फिर क्या बोला जा रहा है, उसके खर्च में क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखना, हर चीज अपने आप में होती है 100%। हमेशा हम कहते हैं ना, हर चीज अपने आप में होती है 100%। अब ये कह रहे हैं कि उसके खर्च में 40% की वृद्धि हो जाती है। अगर हर चीज अपने आप में 100% है, इसमें 40% की वृद्धि होगी, इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 140%। अगर 100% कोई चीज है जिसमें 50% की वृद्धि होगी तो इसका मान हो जाएगा 150%, है ना। अगर कोई चीज 20% की वृद्धि करती है, यानी 100 में 20 जुड़ जाएगा तो उसका मान हो जाएगा 120%। और यही हमसे कहा जा रहा है कि क्रमशः उसके खर्च में 40%, 50% और 20% की वृद्धि होती है। यानी भोजन पर 140% की वृद्धि हुई, किराए पर 150% की वृद्धि हुई और शिक्षा पर 120% की वृद्धि हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमशः उसके खर्च में 40% की वृद्धि, यानी भोजन पर 40% बढ़ गए,
किराए पर 50% बढ़ गए और शिक्षा पर 20% बढ़ गए। ठीक है, ये इनका आपस में अनुपात है। अब इस परसेंटेज से ये परसेंटेज और ये परसेंटेज आपस में कट जाएंगे, यहां का जीरो, यहां का जीरो और यहां का जीरो आपस में कट जाएंगे। यहां तक की बातें क्लियर है। आगे की ओर हम इसको देखते हैं और इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखना, 14 या 42 अनुपात 15 चुक 60 और 12.60 है ना। इसे और शॉर्ट हो सकता है, इसे और काट सकते हैं तो और काटेंगे। 6 से अगर हम काटेंगे तो 6 7 42, 6 एकम 6 और 0, 6 एकम 6 और 0, यानी उसका जो नया अनुपात होगा वो होगा 7:10:10, जो कि वो भोजन किराए और शिक्षा पर यहाँ पर वृद्धि होने के बाद देखा जा सकता है और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर दिया है, ये प्रश्न यहां से है, मैं इसे साफ कर देता हूं और उसके बाद हम इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको सही लगता है तो मुझे बताना कैसी आज की क्लास लगती है अनुपात समानुपात की, और अगर आप कहेंगे तो और डिटेल में हम क्वेश्चन को इसके कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से, ध्यान देना, ट्रेन, बस और कार से 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। तो यहां पर ट्रेन, बस और कार से वह 4, 3 और 2 के अनुपात में तय करता है। 4, 3 और 2 के अनुपात में कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं वो ट्रेन से चलता है, बस से चलता है और कार से चलता है, तो 4, 3 और 2 के अनुपात में अपनी दूरी को तय करता है। ये है उसकी दूरी। फिर क्या बोला जा रहा है, इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात 2, 4 और 3 के अनुपात में है। यानी ये जो वाहन है ट्रेन, बस और कार, इनका जो किराया है उसका अनुपात है 2, 4 और 3। यहां तक की बातें क्लियर है। ये हो गया हमारा किराया और ये प्रत्येक किलोमीटर का किराया है। अब जब भी कभी ऐसा प्रश्न दिया जाए जिसमें दिया जाए दूरी, तो हमेशा ध्यान रखना इस अनुपात को दूरी ना मानकर इसे वैल्यू ही मान ले। यानी इसे ऐसे समझिए कि ट्रेन से वो व्यक्ति 4 किलोमीटर चलता है, बस से वो व्यक्ति 3 किलोमीटर चलता है और कार से 2 किलोमीटर चलता है। अब सोचकर देखिए, वह 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर का किराया 2 रुपए है, तो यहां पर 4 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 8। इसे ऐसे समझिए, जैसे मानकर चलिए आपको इंदौर से भोपाल जाना है, उदाहरण के लिए, है ना। इंदौर से भोपाल जाने में आपके सामने 300 किलोमीटर है और आपसे ये बोल दिया गया कि प्रत्येक किलोमीटर का आपका जो किराया है वो 10 रुपए है। तो आपने मान लेते हैं 5 किलोमीटर की दूरी तय की। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 10 रुपए के हिसाब से इसे पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब इसे 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे 5 किलोमीटर के। तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए कि 300 किलोमीटर के आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर की दूरी पर 2 रुपए किराया लगता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर पर 2 रुपए लगते हैं, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर, सॉरी 4 दूनी 8 रुपए, 4 तिया 12 रुपए। इसका हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करना है और 3 दूनी 6 रुपए, है ना। ये हमारा आ जाता है खर्च। एक बात सोचकर देखिए, आपने जो दूरी तय की उस दूरी के प्रत्येक किलोमीटर का किराया इतना था, तो आपने जब किराया दिया तो आपकी जेब से खर्च हुआ ना। तो जितनी दूरी तय की गई उस पर जितना किराया दिया गया वही हमारा खर्च रहता है। आगे की ओर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि कुल खर्च किया गया किराया 5200 रुपए है, यानी कुल खर्च कितना है 5200 रुपए है। और यहां पर हमारे सामने खर्च का अनुपात क्या है, इसे और शॉर्ट कर सकते हैं, 2 चूक 8, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, 6 4 10 और 3 13। तो 13 से अगर हम काटते हैं तो 13 चूक 52, 0 1 बराबर हमारे सामने आता है 400। और अनुपात की बड़ी सिंपल सी चीज है, बड़ा ही बेसिक सा रूल है कि हमें हमेशा एक बराबर चीज अगर पता लग जाती है, एक बराबर कितना, तो हम उस मान को निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा गया। तो बस का किराया ज्ञात करें। अब देखना, बस का जो अनुपात है वो हो गया 6, ठीक है। यहां पर बेसिकली बस का खर्च पूछा गया होगा। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, है ना। यहां पर जो बस का खर्च है हम मान लेते हैं बस का खर्च 6 रुपए है। 1 बराबर 400, तो 6 बराबर कितना होगा, तो 6 चुक 24, 2400 रुपए हमारा ये आंसर होने वाला है और यही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई? हमसे क्या कहा गया था कि एक व्यक्ति ट्रेन, बस और कार से ये दूरी तय करता है, उसका किराया इतना है। किराए और दूरी को अगर हम मिला देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारे सामने खर्चा आता है। ये हमारे खर्च का अनुपात हो गया।
अब हमसे पूछा गया है कि टोटल उसने 5200 रुपये खर्च किए, तो हमें एक का मान निकालना है। एक का मान जैसे ही निकला तो हमें पता लग गया कि बस के द्वारा उसने इतनी दूरी तय की गई और उसका इतना कितना आया या इतना खर्च हुआ। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो कमेंट करके बताना है। हम डेली बेसिस पर क्लासेस ला सकते हैं और मैं एक दिन में 2 क्लासेस ला सकता हूं, लेकिन आपको बताना होगा कि क्या चीजें सही चल रही है या नहीं। आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवीजन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।